Students, welcome to e-learning classes of माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. Myself, Dr. Tanu Srivastava, chemistry lecturer from JGIC Vijayanagar, Ghaziabad. Starting your chapter 9, coordination chemistry, lecture 2. Today's content is students, bonding in coordination compound, valence bond theory, crystal field theory, stability in coordination compound, bonding in metal carbonates. In previous lecture, I can told you about the नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, आयनेशन स्फीयर क्या होगा, लिगैंड क्या होंगे, आपके ब्रिजिंग लिगैंड क्या है, न्यूट्रल लिगैंड क्या है, पॉजिटिव क्या है. हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का करेंगे. कैसे हम नेगेटिव है हमारी कॉम्प्लेक्स तो हम क्या नॉमेनक्लेचर करेंगे, पॉजिटिव है तो हम कैसे करेंगे. और एट लास्ट मैंने आपको ब्रिजिंग के बारे में कि ब्रिजिंग लिगैंड अगर अटैच हो तो हम बच्चों नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे. अब मैंने आपको ये तो बच्चों बता दिया था, लेकिन आप ब्रिजिंग का भी आपको ऑक्सीडेशन निकालना नहीं आता होगा, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ. कि ये देखिए, मैंने ये कहा था कि अगर ब्रिजिंग होता है, यहाँ पे जो OH है आपका ब्रिजिंग लिगेंड है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, बिस लिखते हैं. ठीक है, उसे उसे हम क्या करेंगे, ब्रिजिंग मानते हैं, तो उसे हम म्यू करते हैं. ठीक है, उसे हम म्यू करेंगे तो आपने म्यू हाइड्रोक्सो कर दिया. अब मैंने आपको बताया कि 2 बार आपका एमीन, देखिए 5 तो है लेकिन 5 एक क्रोमियम से जुड़ा है, लेकिन ये पूरी स्पीशीज़ भी 2 फॉर्म में, तो इसे हम बिस करेंगे. बिस पेंटा एमीन, बिस आपका क्या है, पेंटा एमीन. अब ये क्रोमियम है. अब इस क्रोमियम की बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे थर्ड आई. देखिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन बच्चों टूटेगा तो आपको पता है कि 5Cl माइनस, और इस जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव, तो इस होल पे +5 आएगा. ठीक है, अब आप क्या करोगे कि अमोनिया पे तो 0 होता है, उसे 0 मान लो. क्रोमियम कितने हैं बच्चों, 2x है. ठीक है, और इस OH पे आपको पता है कि -1 होता है, इज इक्वल टू होल कॉम्प्लेक्स पे कितना है, +5. तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6. तो x इज इक्वल टू +3, यानी एक क्रोमियम पे आपका क्या है, 3. तो यहाँ पे इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखी है हमने, थर्ड. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल इजी है. यहाँ पे देखिए फिर से बताती हूँ, म्यू लिखेंगे, म्यू एमिडो इसका होगा, म्यू हाइड्रोक्सो, क्योंकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव में हम O लगाते हैं. ब्रिज है, देन आपका क्या है, 4 हो गए. या तो बेस आप करके कर लीजिए, बेस कर लीजिए. बेस आप जब करोगे तो आपका टेट्रामीन ब्रैकेट में लिख दोगे, या आप ऑक्टामीन भी लिख सकते हो. अब डाइकोबाल्ट कैसे आया, 3. अब ये देखिए, होल पे आपके क्या है, +4. 2x कर लीजिए, कोबाल्ट 2 है, इस पे भी बेटा -1, इस पे भी बच्चों -1, कितना हो गया, -2 इज इक्वल टू +4. ये जब उधर जाएगा तो देखिए फिर +3 आएगा. तो हमारा बच्चों बहुत इजी है ये निकालना, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है. बस ये है कि नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं. सबसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स स्फेयर का, कहने का मतलब यहाँ सिर्फ स्फेयर है उसका नाम करते हैं. देखिए स्फेयर के बाद हमारे आयनाइजेशन है, स्फेयर है, या इसे हम क्या काउंटर आयन भी कहते हैं, तो हमने क्लोराइड लिख दिया. तो उसमें करने के लिए सबसे पहले हम नेम ऑफ द लिगैंड लिखते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, नेम ऑफ द लिगैंड, फिर नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल, ये देखिए क्रोमियम है, नेम ऑफ द लिगैंड, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट, देन आयनाइजेशन स्फीयर. अगर बाद में है तो बाद में, अगर आयनाइजेशन या काउंटर आयन पहले है तो पहले, उसकी कोई वैल्यू नहीं, बार वो एज इट इज़ वैसे ही लिखा रहेगा. देखिए यहाँ पे 5 क्लोराइड है, तो पेंटा क्लोराइड कभी भी नहीं लिखेंगे, ओनली क्लोराइड, क्योंकि क्या है, नॉमेनक्लेचर हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. ठीक है, देन वी मूव टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड आपकी क्रिस्टल फीस स्टेबलाइजिंग एनर्जी. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा ये था कि मैंने बच्चों आपको बता रखा है कि आपका सेंट्रल मेटल है, लिगैंड से अटैच क्यों होता है. कि अगर सेंट्रल मेटल के पास, मैंने क्या कहा था, अगर खाली कमरे होंगे तभी तो आपके आके लिगैंड क्या होगा, अटैच होगा. ठीक है, और वो लिगैंड आपको क्या देता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जगह खाली नहीं है, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन. तो अगर वैकेंट कोई भी ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट है तो लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट करता है, उसी की स्पीशीज़ को तो हम लिगैंड कहते हैं. पहला पॉस्टुलेट इसका ये था. सेकंड पॉस्टुलेट क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल पर सेम और नियरली सेम एनर्जी क्या है, गोस हाइब्रिडेशन. मैंने क्या कहा था कि ये अगर S है और ये P है या D भी हो, तो हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तब इसकी क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो इक्वल हो जाती है. क्योंकि
हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, और जब एनर्जी इक्वल हो जाएगी तभी तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेकंड पोस्टुलेट में क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी होनी चाहिए वो सिमिलर होनी चाहिए। अब पोस्टुलेट में एक बच्चों ये होता है कि अगर ये मैं एग्जांपल से भी आपको बताऊंगी, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या होता है कि हमारा आउटर ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में एंड इनर भी करता है। अब कैसे करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आउटर कर रहा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ये देखिए अभी ये कैसे आया ये आगे एक्सप्लेन करूँगी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये वाले ऑर्बिटल क्या है, नहीं कर रहे हैं, ये देखिए ये वाले ऑर्बिटल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले से प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहते हैं, इनर, क्योंकि अंदर वाला n-1d, देखिए 4s के पहले वाला यानी n-d वाला अंदर की तरफ वाला कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी हाइब्रिडेशन ये बता दूंगी कि इनर क्यों हो रहा है, लेकिन आप बस ये देख लो कि अगर ये n-1 वाला अंदर की तरफ वाला ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो आपका क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आउटर देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए कि ये वाला देखिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, n-1d वाला नॉट पार्टिसिपेटिंग, n-1d पार्टिसिपेटिंग n बाहर वाले। तो जब बाहर वाले ऑर्बिटल क्या करें, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करें, तो वो क्या होता है, आउटर डी ऑर्बिटल, मतलब डी के बाहर वाला, डी के बाहर वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटर। अब ये क्यों होता है वो जब मैं आपको सीरीज बता दूंगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। देखिए अब ये बच्चों ये आपका क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आपकी ये बताता है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बने। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वही बनाते हैं जो वीक फील्ड कौन से होते हैं, जितने भी आपके ये आयोडीन से लेकर वाटर तक है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। और इसके बाद अगर जिस पे भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अब ये क्या करते हैं जिससे कि आपका क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। आउटर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे और आप ये देखोगे कि लिगेंड आपका वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ये यहाँ से वीक शुरू होता है और ये सारे आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये इसका सीक्वेंस क्या है, ये देखिए बेटा मैं मेन की आपको कोडिंग बता रही हूँ। ये देखिए क्या हो जाएगा, आई इंडियन बड़े सच्चे हैं, कला से फुल ऑन है। ये मेन का बता रही हूँ, फिर से आप सुन लीजिए। आई से इंडियन बड़े सच्चे, ये क्या हो जाएगा आपका, थायोसाइनिन। इंडियन बड़े सच्चे हैं, कला मतलब क्लोराइड से सल्फाइड आपका से फुल ऑन, फ्लोरीन और ऑन है, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल। तो पहली लाइन का आपका क्या होगा, जो वीक फील्ड में आपको बता रही हूँ कि इंडियन बड़े सच्चे हैं, कला से फुल ऑन है। अभी आपका क्या चल रहा है, वीक फील्ड लिगेंड। और आपका ये क्या है, यहाँ ये देखिए ऑक्सिलेट है, यहाँ ऑक्स को भी आप मेरा एक वर्ड करिए, यहाँ ऑक्स को भी हवा, ऑक्सीजन होती है, हवा पानी, ठीक है, हवा पानी अमन, ठीक है। अमोनिया को आप क्या कहोगे बच्चों, हवा पानी अमन, ठीक है। इंडियन बड़े सच्चे हैं, कला से फुल ऑन है, यहाँ ऑक्स को भी यानी जानवर को भी क्या चाहिए, हवा पानी अमन, ठीक है। अमन चैन, ये मेन मैं आपको बता रही हूँ, अमन चैन क्या हो गया, इंडियन बड़े सच्चे हैं, कला से फुल ऑन है, चैन को सलाम, ठीक है। इंडियन बड़े सच्चे हैं, कला से फुल ऑन है, यहाँ ऑक्स को भी, हवा पानी चैन को सलाम, यहाँ के सलाम। तो ये आप कोड याद कर लीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए इंडियन बड़े सच, मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों, आपको फिर से सुन लीजिए। इंडियन बड़े सच्चे हैं, कला से फुल ऑन है, यहाँ ऑक्स को भी हवा पानी, ठीक है, हवा पानी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ ऑक्स को भी, ये देखिए यहाँ ऑक्स को भी, फिर से देख लीजिए बच्चों, यहाँ ऑक्स को भी ऑक्सिलेट, हवा पानी नहीं चाहिए, ठीक है। इंडियन बड़े सच्चे हैं, कला से फुल ऑन है, यहाँ ऑक्स को भी हवा पानी नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या बच्चों, प्यार, ठीक है, प्यार
अमन, इन दोनों का बच्चों इक्वल होता है, तो या तो आप पी वाई को पहले लिख दीजिए, तो अमन चैन कर दीजिए, चाहे प्यार अमन, ठीक है, प्यार अमन चैन, यहाँ के प्यार अमन चैन को सलाम है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप ये कोड याद कर देंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि हमारी स्टेबिलिटी क्या है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आपका क्या बनेगा, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अब कैसे बनेगा मैं आपको ये बता रही हूँ। ये बच्चों आपको टर्म क्लियर है कि डायमैग्नेटिक होते हैं कुछ कंपाउंड, आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये देखिए इसे, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर सारे पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये अट्रैक्ट होंगे, फील्ड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये दूर नहीं जाएंगे। तो अट्रैक्ट होंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, तो जब अट्रैक्ट होंगे तो फील्ड आपका क्या हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है टुवर्ड्स द मटेरियल, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। और इसमें क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं है, तो ये फील्ड की अगर डायरेक्शन है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, जिसे हम एंटी पैरेलल कहेंगे। पैरेलल तो है नहीं, जब एक ही डायरेक्शन में तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं, एंटी पैरेलल होगा। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल होंगे, ये दूर जाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फील्ड की तरफ। अब बच्चों क्या है कि जो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आपके वीक फील्ड लिगेंड है और कैसे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पहले मैं ये आपको टर्म बता चुकी हूँ कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो लीनियर बनता है स्ट्रक्चर 180, ट्राइगोनल बनता है तो sp2 और एंगल 120 होता है, टेट्राहेड्रल है sp3 109.5 होता है, और sp3d भी बताया है कि 5 हैं तो 5 को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल। और इसके दो बच्चों एक्सियल होते हैं और ये इक्विटोरियल, जो एक्सिस पे हैं उसे हम क्या कहते हैं 90 डिग्री, और जो हमारे इक्विटोरियल पे हैं वो होता है 120 डिग्री। अब ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, देखिए 6 हैं तो sp3d2 6 हो गए, 3 2 5 और 1 6। इसमें भी क्या होता है कि आपके ये जो ऑक्टाहेड्रल बनते हैं इसमें सारे जो एंगल होते हैं वो जो एक्सियल पे हैं वो तो 90 होते हैं, लेकिन जो इक्विटोरियल पे होते हैं वो लेस देन 92, नियर अबाउट आपके क्या होते हैं 72 डिग्री होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है ये मैं आपको पहले एक बार समझा देती हूँ, देन मैं भी आगे आके बताती हूँ। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वीक फील्ड है कि क्या है। अब ये जो इनर और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रही थी, ये आपकी CFT से, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है, उससे एक्सप्लेन होगा, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये नहीं बताया कि आपकी स्टेबिलिटी कैसी, कॉम्प्लेक्स अगर इनर बना रहा है, आउटर बना रहा है, पैरामैग्नेटिक है, तो इसके बारे में इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि ये कैसे स्टेबल है। फिर इन्होंने कलर भी नहीं बताया कि अगर पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो इसके अलावा ये कलर क्या शो करेंगे। अब वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया, बस एक सीक्वेंस बता दिया कि ये है और कौन से है, ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया। और टेट्राहेड्रल अभी आप देखोगे कि sp3 बनता है 4 ऑर्बिटल में ही, और 4 अगर आपकी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तो dsp2 भी बनता है। तो ये क्यों बनते हैं, VBT इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो ये थ्योरी भी आपकी बच्चों क्या हो गई, फेल हो गई। इस थ्योरी के फेल होने के बाद आपकी नई थ्योरी आई जिसे हम कहते हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें क्या कहा गया बच्चों, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो आप ये पता जान लीजिए कि हमने लिगैंड को क्या माना कि वो एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इन दोनों के बीच में, सेंट्रल मेटल के बीच में और लिगैंड के बीच में, ठीक है। और बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड जो बनता है वो प्योरली क्या होता है, आयनिक होता है, कि इसके पास क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ देता है, और जब देने के बाद में इनके पास क्या होता है कि ये एक आयन फॉर्म करते हैं, जिससे कि ये पूरा इनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है जिससे अट्रैक्ट होंगे। अब जो ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं कि जब ये बनेंगे तो सेम एनर्जी के कैसे बनते हैं, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर बताया जो है कि जितने भी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो आपके, जो मैंने आपको भी कहा था कि को सलाम है, ठीक है, ठीक है, ये जस्ट मैंने पहले स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे पहले मैंने वीक लिखा था, यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा है, तो वही मैंने जो आपको बताया था इंडियन बड़े, ठीक है ना, क्या बताया था, इंडियन बड़े, ठीक है, इंडियन बड़े। और ये देखिए कि ये यहाँ पे पूरा नहीं है बच्चों, वहाँ जो बताया था कि इंडियन बड़े सच्चे हैं, यही मैंने आपको बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताया था प्यार अमन बताया था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हवा पानी ये इनका बताया था। तो कहने का मतलब है जो मैंने आपको
अब पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी बच्चों कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले हैं, ये आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ पे देख लीजिए, साइनाइड है, कार्बोनिल है और NO2 है, नाइट्रोजन। देन आपका क्या होता है, ऑक्सीजन वाले। फिर इसके बाद आपका आता है कि जितने भी हेलोजेंस हैं, ठीक है। पहले वाला कोड अब इन्होंने ऑर्डर बता दिया, वहाँ पे तो उन्होंने बस एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दी और ये बता दिया कि पहले आपका क्या होगा कि वीक हेलोजेंस होंगे और उसके जो स्ट्रॉन्ग है, ये साइनाइड, कार्बोनिल, ये आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होंगे। लेकिन CFT से ये पता चला हमें कि ये जो हमारा CO है, साइनाइड सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ये। फिर उसके बाद कार्बोनिल होगा, फिर साइनाइड होगा, फिर नाइट्रो, फिर एथिलीन, डायमीन, पिरिडीन, फिर अमोनिया, फिर वाटर, फिर हाइड्रोक्सिलाइन, फिर आपके जो भी होंगे हेलोजेंस में भी सबसे कम आयोडीन का होगा। देन फिर अभी बताती हूँ मैं कि कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देन स्टूडेंट, ये अब सीक्वेंस आपको पता चल गया कि हमारे लिगैंड की स्टेबिलिटी क्या है, ऑर्डर क्या है। सबसे पहले क्या होगा, कार्बोनिल होगा, कार्बोनिल के बाद आपका साइनाइड होगा, फिर नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स है वो होंगे, देन हेलोजेंस आएगा। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लोगे कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, कौन से वीक फील्ड है। अब इसके बाद जब लिगैंड आते हैं, जब, और ये सिर्फ जो स्प्लिटिंग, अब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बताऊंगी कि जब ये देखिए डी का जो ऑर्बिटल्स है, ये डी में ही सिर्फ होता है। डी के ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, ये फ्री जब आयंस के फॉर्म में है मेटल, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही लिगैंड आता है, मैंने क्या कहा था कि जैसे ही लिगैंड आके अप्रोच करेगा तो इनकी जो एनर्जी हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं डीजेनरेट। जी, डीजेनरेट कहने का मतलब होता है बच्चों कि ये सबके एक ही एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही लिगैंड आया, ये इनकी एनर्जी सेम हुई और उसके बाद ये स्प्लिट करते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिट आपको पता है कि डी के कितने, DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y², DZ²। जब ये स्प्लिट करते हैं तो डी के 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं और 2 ऑर्बिटल क्या है, ऊपर आ जाते हैं। ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे दिखा हुआ है कि 6 लिगेंड सराउंडिंग द मेटल एटम, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल डी ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड। जैसे ही लिगेंड आता है बच्चों, तुरंत ही क्या होते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से ये ऐसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि टेट्राहेड्रल में भी अपोजिट है, 3 ऑर्बिटल नीचे आते हैं और 2 ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऊपर आते हैं। तो ये जो डेल्टा 0 दिखा रहा है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ O का मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों, वो 10 DQ के बराबर होती है। तो ये जो 10 DQ होता है वो इन 3 के बीच में, ये जो बीच का सेंटर होता है, जिसकी ये दोनों ऊपर नीचे एक सेंटर बनाते हैं, इसे हम कहते हैं बारी सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे बारी सेंटर कहेंगे। और इसलिए जो 10 DQ होता है वो नीचे के 3 में जो डिवाइड होता है वो 2/5 होता है, ठीक है। अगर इसे आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ये आपका 4 DQ आएगा और ऊपर वाला आपका क्या आएगा बच्चों, ऊपर वाला आएगा 6 DQ आएगा। तो ये आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है कि 10 DQ होना चाहिए। एनर्जी अभी आपको नहीं निकालनी, आपको बच्चों बस ये पता होना चाहिए कि लिगैंड आता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन क्रिएट करता है, जिससे कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं और ऑक्टाहेड्रल के केस में 3 नीचे होते हैं डी के और 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं। तो वो आपका क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल। अब ये कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप समझ के जब इसका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा। अब ये देख लो बच्चों, इसमें जो 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं, T2G उसे कहते हैं और EG ऊपर, T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है, ठीक है। ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं, या डी के आपके 3 नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। अभी मैं आपको टेट्राहेड्रल भी बताऊंगी तो उससे बच्चों ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, फिर से वही है, देखिए कि फ्री आयन था जब मेटल, तो वो एज इट इज़ दिस फॉर्म पे था। उसके बाद क्या हो गया कि जैसे ही क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन फील्ड्स ऑफ लिगैंड। जैसे ही मैंने आपको क्या बताया था, ये जो सेंटर है इसे हम कहते हैं बैरी सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं कि जैसे ही लिगैंड आता है तो इनकी एनर्जी क्या होती है, पहले ये क्या होती है, उसके ऑर्बिटल के साथ क्या एनर्जी लेवल्स वो होता है, सेम हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के बीच में रिपल्शन होता है, दोनों देखिए क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो आप ये मत करिएगा, देखिए जब 10 DQ होता है
ये बच्चों 0.6 ये डी क्यू में नहीं है, ये 0.6 होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी डेल्टा के फॉर्म पे। तो इसे हम 6 डी क्यू भी लिख सकते हैं। जब डी क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 6 लिखेंगे, और आप डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे क्या लिखते हैं 0.6। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए, ये आपके सिलेबस में नहीं, बस आप ये पता करिए कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो 10 डी क्यू होती है। अब यहाँ पे बच्चों ये दिखा हुआ है कि देखिए ये जो है अप्रोच ऑफ 6 एनायंस, ये आपके लीगैंड है, कैसे मेटल के पास ये देखिए आ रहे हैं और आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए 6 लीगैंड्स है और ये आपका जो है क्या है मेटल है। ये देखिए ये DZ² है, देखिए ये देखिए ये DZ² है, ये आपका DX² माइनस देखिए Y² है, ये DXY है, XY हो गया आपका, ये DX और ये क्या है आपका ये XZ हो गया। तो कैसे ये कॉम्प्लेक्स आपके फॉर्म करते हैं बच्चों, ये इसमें आपको देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको ऑक्टाहेड्रल का बता करके फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताऊंगी कि सेम स्प्लिटिंग उसी तरीके से होती है, बस उसमें क्या होगा बच्चों, वो ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें 6 लिगैंड प्रेजेंट होंगे। ऑक्टा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था 6, तो वहाँ 6 लिगैंड प्रेजेंट होंगे, और यहाँ टेट्राहेड्रल है तो यहाँ 4 लिगैंड प्रेजेंट होंगे। वैसे ही होगा कि जब फ्री आयंस के फॉर्म में तो ये डी के 5 ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं, जैसे ही लिगैंड आता है तो इनकी जो एनर्जी हो जाती है फील्ड में वो सेम हो जाती है। फिर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हुआ तो ब्रेक किया। डिफरेंस बस ये है कि वहाँ पे आपके 3 ऑक्टाहेड्रल में नीचे थे और T2G नीचे था और EG ऊपर था। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, EG नीचे हो जाएगा और T2G ऊपर हो जाएगा। ये आपका डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। स्प्लिटिंग इस तरीके से होता है, सिमिलर ही होगी बस जस्ट इन्वर्टेड हो जाएगी। इन्वर्टर मतलब वहाँ T2G नीचे वह EG ऊपर और टेट्राहेड्रल में EG नीचे और टेट्राहेड्रल और सॉरी कि ये आपका T2G ऊपर हो जाएगा। अब इसके बच्चों क्या है कि कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस को आप ये देख लीजिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एज्यूम दैट द मेटल लिगेंड इंट्रैक्शन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैंने आपको क्या बताया था कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप देख रहे हो कि लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है, सेंट्रल मेटल पे आ रहा है, तो एक ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत ये रियलिस्टिक नहीं है, एक एजम्पशन है कि हमने ये मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन धीरे अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल की तरफ, तो ये कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये हम एजम्पशन कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, द थ्योरी टेक्स अकाउंट ओनली द, इन्होंने सिर्फ डी ऑर्बिटल्स के बारे में बताया कि डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ही स्प्लिट करते, उसी की ही स्टडी की। उन्होंने एस और पी के बारे में नहीं बताया कि अगर एस और पी प्रेजेंट हो तो भी स्प्लिटिंग अगर होती है या नहीं होती, ये कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो सर्टेन लिगेंड्स होते हैं कॉज अ लार्ज स्प्लिटिंग वाइट द अदर स्मॉल। जब स्प्लिट कर रहे हैं तो कैसे कभी ज़्यादा करते हैं कभी कम करते हैं, वो नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि वाटर आपका स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स है और हाइड्रोक्सिल देन अ कंपैरिजन टू हाइड्रोक्सिल। अब क्या है, जब बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपका होता है तो इसमें ये देखिए कि जो चीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो चीलेट्स फॉर्म करते हैं आपके वो मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मोनोडेंटेड, जिसके पास सिर्फ एक ही साइट अवेलेबल हो। मैंने आपको बताया था वो आपके क्या होते हैं, जैसे अमोनिया वाटर मोनोडेंटेड्स होते हैं। द पाई बॉन्ड लिगेंड्स फॉर्म, अब पाई बॉन्ड हो और चीलेटिंग लिगेंड्स हो तो ये ज़्यादा स्टेबल कम होंगे एज़ कम्पेयर टू सिग्मा और मोनोडेंटेड लिगेंड, क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे बच्चों, फॉर्म करेंगे। अभी आप ये देखोगे, ये देख लीजिए सिग्मा के मैंने आपको एग्जांपल दी, नेचर ऑफ अ सिग्मा है अगर, तो सिग्मा ये अमोनिया CH3 है, तो ये क्या होंगे, उतना स्टेबल नहीं है। ये पाई डोनर आपके हो गए क्लोराइड, ये देखिए ये क्या करते हैं, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस। और पाई एक्सेप्टर, ये देखिए ये जो आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है, ये पाई डोनर है और ये पाई एक्सेप्टर है। देन नेचर ऑफ द, अब नेचर ऑफ द बच्चों क्या है, मेटल एटम आयन। अब जिनके पास क्या, स्मॉलर हाईली चार्ज आयंस फॉर्म मोर स्टेबल। अब ये सब बताऊंगी, ये सब एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि अगर हाई चार्ज आयंस है जिस पर अगर चार्ज ज़्यादा है और साइज़ स्मॉल है, तो आपको पता है कि साइज़ छोटा है तो उस पर जो भी आकर लिगैंड जुड़ेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज साइज़ और लो, क्योंकि साइज़ ज़्यादा होगी तो जो भी आपका आके अटैच होगा उसको उतनी स्पेस नहीं मिलेगी। अब कलर क्या होता है, कलर के बारे में बच्चों मैं ये बताऊँगी कि डी ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था कि अगर डी के एक लेवल से दूसरे डी में इलेक्ट्रॉन जाने की पॉसिबिलिटी है तो उसे हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। जब ये अगर
ये तभी हो सकता है जब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी हो। ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दैट ट्रांजिशन कहाँ होगा, T2G लेवल्स टू द हायर EG लेवल, इससे हम क्या कहेंगे DD ट्रांजिशन, जिससे कि क्या होता है कि ये विजिबल रीजन के स्पेक्ट्रम या लाइट को एब्जॉर्ब करता है, देन उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करता है, दिखाता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ, अगर लिगेंड ना हो तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं और आपका कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस होगा। तो डी ऑर्बिटल में भी मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि अगर ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है तो कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा, और ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है तो कंपाउंड आपका क्या होगा, कलरलेस होगा। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने आपको ये दे दिया कि ये कोबाल्ट का एक साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स है। अब सबसे पहले जब आप कॉम्प्लेक्स देखोगे, बहुत ही ध्यान से बच्चों सुनो, कि जब उस कॉम्प्लेक्स को आप देखोगे तो सबसे पहले ये होगा कि ये 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में बता लो कि ये OH हम लिखते हैं कि ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल देने के बाद आप ये देखोगे कि CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। अब मैंने आपको बता रखा था कि साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब सबसे पहले क्या करोगे कि इस कोबाल्ट का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो बच्चों +3 आएगा। जब उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये देखिए आता है, ये आपका D, देखिए ये आपका क्या आ रहा है, D6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि अगर आप इसका लिख के देख लो तो आप ये करोगे कि इसका क्या है, 20, कोबाल्ट का कितना होता है बच्चों, 27 होता है, और 3 आपका कर दोगे तो ये कोबाल्ट D7S2 होता है। ठीक है, तो जब आप ये S2 तो D6 बचेगा। देखिए यहाँ पे अब साइनाइड आपका क्या है, साइनाइड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बच्चों, पेयर्ड कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये पेयर्ड कर देगा तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लो स्पिन, क्योंकि अगर अनपेयर्ड है तभी तो वो प्लस ऑफ और माइनस ऑफ हाई स्पिन दिखाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप COF6 देखोगे तो ये F6 क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड नहीं करेगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना बच्चों, ये देखिए यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है बच्चों तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहाँ आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पेयर्ड कर देता है। ये दिमाग में पर बैठा लो कि पेयर्ड करेगा। मैं फिर से भी आपको इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू, या निकिल का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि निकिल का ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, साइनाइड यहाँ पे जो आपके लिगेंड है वो 4 हैं तो ये टेट्राहेड्रल बना है। अब आपको पता है कि ये इसमें अगर निकिल की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो बच्चों +2 आएगी। निकिल का आपको क्या पता है, D8 और 4s2 होता है। जब +2 हो जाएगी तो यानी S से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये देखिए निकिल +2 की ये कंडीशन है। और साइनाइड मैंने आपको बताया है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बच्चों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके, ये वर्ड याद कर लो कि अगर आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देता है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन घुस के यहाँ चला गया, पेयर कर दिया। अब जब पेयर्ड कर दिया तो जो साइनाइड 4 है वो कहाँ जुड़ेंगे, खाली जगह होगी, तो एक साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक D का, एक S का, P के 2, तो ये बनेगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, जो कि VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ईजी है, यहाँ समझिए कि निकिल कार्बोनिल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यानी निकिल पर कोई चार्ज नहीं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा, D8 3D8 और S2। देखिए यहाँ पे 3D और S2 बना हुआ है। अब कार्बोनिल आपका क्या है, कार्बोनिल भी क्या है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड ही लिगेंड है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जंप करके बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कर देगा, और 4 जब आपको कार्बोनिल जोड़ोगे तो वो यहाँ आ जाएगा। तो आपका बच्चों ये क्या हो जाएगा, sp3, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। देखिए दोनों के ऑर्बिटल 4 है, कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल ही, लेकिन ये देखिए यहाँ पे अंदर वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने क्या कहा था, n-1d, तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पे देखिए D नहीं कर रहा है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। और यहाँ पे देखिए एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, लो स्पिन हो गया और डायामैग्नेटिक हो गया। एक ही कॉम्प्लेक्स जब दिया जाता तो समझिए एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक है, और
देखिए यहाँ पे अंदर वाली है तो इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, ये वाला आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक है। और यहाँ पे मैं भी बताऊंगी कि ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या जंप करेगा इलेक्ट्रॉन? जब नहीं है तो ये कंपाउंड आपका कलर्ड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए ये वाला भी यही है कि जब हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों तो ये हम बताते हैं कि अगर पैरामैग्नेटिक है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, यहाँ पे देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पैरामैग्नेटिक है। आप ये बना के देख लोगे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और ये वीक फील्ड लिगैंड है, तो आप ये देखोगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लो स्पिन होगा और ये आपका क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। देन एक मेटल कार्बोनिल्स होते हैं कि मेटल अगर कार्बोनिल के साथ में, मेटल आपका अगर कार्बोनिल के साथ में अगर बच्चों ये बॉन्ड बनाता है तो वो आपका मेटल कार्बोनिल होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो इतना सिलेबस में उतना आता है, लेकिन लिखा है कि वन और मोर मेटल कार्बन बॉन्ड या मेटल और कार्बन बॉन्ड होंगे आपके, तो ये आपका मेटल कार्बोनिल्स हो जाएगा। अब सिग्मा बॉन्डेड मेटल कार्बोनिल्स हैं, ये आपके देखिए ये आपका RMgX जो आप ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाते हो वो भी आपका क्या होता है कि ये इसके साथ में ये जिंक अगर जुड़ जाएगा तो ये मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट, मेटल के साथ में कार्बन बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ऐसा भी हो सकता है कि कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ में क्या होता है, पाई बॉन्ड इन विच मॉलिक्यूल्स आयंस कंटेनिंग पाई बॉन्ड्स एक्ट एज अ लीगैंड। पाई बॉन्ड होगा तो भी वो क्या करते हैं, लीगैंड की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए C2H4 आपको पता है कि ये आपका क्या है, एसिटिलीन है, इसके बीच में देखिए क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ये एक सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो ये आपका क्या होता है, ये भी है। इसके पास देखिए ये नहीं है लोन, हम अभी तक ये क्या कह रहे थे कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये हमारा बच्चों क्या बताता है कि हमारा लीगैंड है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो वो भी हमारे क्या होते हैं, लीगैंड होते हैं। अब सिग्मा और पाई बॉन्डेड दोनों भी हो सकते हैं। मेटल का ये कौन से होते हैं बच्चों, मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल्स जिसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ कैरेक्टर होंगे। इसमें कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल आप बनाते हो तो इसमें देखते हो कि उसमें आपका सिग्मा भी प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देख लीजिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बने हुए हैं। जिगलर-नाटक कैटलिस्ट होता है बच्चों। तो ये कुछ सिर्फ इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि मेटल जो कार्बोनिल्स होते हैं वो उस पर सिग्मा और पाई दोनों प्रेजेंट होते हैं। बच्चों इसकी आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ आता वैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तो मैं आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करूँगी। देन थैंक यू।